ये है गॉडेस कैफे टेरैक सीजन 2 का एपिसोड 1। तो सीजन 1 में जैसा हमने देखा था कि हयातो की दादी के मरने के बाद उनका पुश्तैनी कैफे हयातो बेचने के लिए आता है, लेकिन उस कैफे में उसे 5 लड़कियां मिलती हैं और फिर ना जाने क्या होता है, हयातो और वो 5 लड़कियां मिलकर कैफे को चलाने लगती हैं और इसके बाद एक साथ ये सब काफी सारे चैलेंजेस का सामना करते हैं और इसी बीच कुछ लड़कियों को हयातो से प्यार हो जाता है। और इसी के साथ कुछ सवाल सीजन 1 में रह गए थे जिनके जवाब हमें सीजन 2 में मिल जाएंगे। वैसे अगर तुम चाहो तो सीजन 1 को देख सकते हो, जिसकी प्लेलिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। तो चलो सीजन 2 के एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फैमिलिया कैफे का सीन दिखाया जाता है और मैं तुम्हें सभी लड़कियों के नाम बता दूं। इसका नाम है ओका, इसका नाम है रिहो और इसका नाम है शिरागिकू और ये है एमी और ये है अकाने। कैफे में ऑर्डर्स लेते हुए ओका देखती है कि शिरागिकू हयातो के बहुत करीब होती है और इसके कुछ देर बाद वो देखती है कि अकाने हयातो से चिपक रही है और इसके बाद हमारा फैमिलिया कैफे में टेरैक में स्वागत किया जाता है। अब इसके बाद हमारी नजर और 5 लड़कियों पर पड़ती है जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो फैमिलिया कैफे को बर्बाद कर देंगी। अब इसके बाद रात के वक्त ओका सभी लड़कियों से कहती है, मैं तुम सभी से एक जरूरी बात करना चाहती हूँ क्योंकि इस वक्त हयातो घर के बाहर है। अकाने, शिरागिकू, तुम दोनों हयातो से प्यार करती हो, है ना? लेकिन काम के दौरान तुम्हें उससे चिपकना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे काम पर इफेक्ट डालता है। तुम भी मेरी इस बात से सहमत हो ना, रिहो? रिहो भी कहती है कि हाँ, हमें प्रोफेशनल और पर्सनल मैटर्स को अलग अलग रखना चाहिए। शिरागिकू कहती है कि मैं हयातो से प्यार नहीं करती, मैं तो बस उससे एक सवाल पूछना चाहती थी। अकाने भी यही कहती है, मैं भी बस उसे कॉफी बनाना सिखा रही हूँ। ये बात सुन ओका समझ जाती है कि चाहे कुछ हो जाए ये दोनों सच को कबूल नहीं करेंगी और इसीलिए फैमिलिया कैफे की इज्जत को बचाने के लिए ओका एक बड़ा निर्णय लेती है। वो क्या है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए जब तुम दोनों उसके करीब जाती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बात सुन अकाने कहती है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम तो हमेशा उससे लड़ती रहती हो। अरे वो तो बस इसीलिए ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकें, लेकिन जब हम दोनों अकेले होते हैं तब मैं उससे बहुत प्यार से बात करती हूँ। अकाने पूछती है, अच्छा तो मुझे बताओ कि तुम दोनों कितने करीब हो? ओका कहती है, मैंने उसका हथियार भी देखा है। और ये बात सुन सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। एमी कहती है कि ये अच्छा नहीं है, मैं हयातो के हथियार के साथ लड़ना चाहती हूँ। लेकिन तभी अकाने ओका के पास जाकर कहती है कि देखने के अलावा क्या तुमने कुछ और भी किया है? और ये बात सुन ओका हयातो के साथ अपने ख्यालों में गुम हो जाती है। लेकिन तभी ख्यालों की दुनिया में से उसे रिहो बाहर निकालती है और रिहो को देखकर हम समझ सकते हैं कि इससे कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है और कहती है कि आखिर तुम उसके इतने करीब कब चली गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे मैं भी उससे प्यार करती हूँ। जो बात सुन ये दोनों हैरान हो जाती हैं, लेकिन अकाने कहती है कि ये पक्का झूठ बोल रही है ताकि हम सभी अपने अपने दिल की बात जुबान पर ला दें। और चलो अब मैं भी सच बता ही देती हूँ, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, जिसका इजहार मैं कर चुकी हूँ, बस उसने अभी तक मुझे एक जवाब नहीं दिया। और अब शिरागिकू भी हयातो के लिए अपने प्यार का इजहार कर देती है और उसने भी हयातो को ये बता दिया है। और अब रिहो ओका से पूछती है कि तुमने अभी तक उसके साथ कुछ भी नहीं किया है ना? वो कहती है हाँ। और अब रिहो भी ये बात मान लेती है कि वो भी हयातो से प्यार करती है और उसने मजाकिया रूप में हयातो को प्रपोज भी किया था। यानी कि ये तीनों लड़कियां हयातो से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं और हार मानने के मूड में तो कोई भी नहीं होती। लेकिन तभी एमी भी कहती है कि मैं भी हयाची से प्यार करती हूँ। अब ओका कहती है कि अरे मैं तो झूठ बोल रही थी, मैं उससे कोई प्यार नहीं करती। और उसके ये कहते ही वहाँ पर हयातो आ जाता है शॉपिंग करके। अरे इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? एमी कहती है, हम तुम्हारे हथियार के बारे में बात कर रहे थे। जो बात सुन हयातो कहता है, आखिर एमी जो कह रही है क्या वो सच है? और अब सारी लड़कियां सारा का सारा इल्जाम ओका पर डाल देती हैं और अब हयातो ओका पर गुस्सा करने लगता है। ओका कहती है, मुझे इस तरीके से मत देखो हयातो, अगले दिन कैफे की छुट्टी होती है, इसीलिए एमी हयातो से कहती है कि चलो गेम खेलते हैं।
हयातो गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो उसके क्लोजेट में गेम उठाने के लिए जाता है तब अचानक ही घबरा जाता है क्योंकि उसके क्लोजेट में काफी अजीबोगरीब मास्क थे। इसके बाद ये दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं और गेम में एमी काफी आसानी से हयातो को हरा देती है, जिससे हयातो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो एमी से कहता है चलो एक और राउंड खेलते हैं। एमी कहती है कमजोर हमेशा इसी तरीके से चिल्लाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक लंबे वक्त के बाद ओका अपने घर आती है अपनी बहन को बताने के लिए कि हयातो से सारी की सारी लड़कियां प्यार करने लगी हैं। कीका कहती है तो इसमें दिक्कत क्या है, हयातो थोड़ी किसी से प्यार करता है। ओका कहती है कि शायद से आज नहीं लेकिन बाद में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। कीका कहती है एक मिनट, कहीं तुम इस वजह से परेशान तो नहीं हो कि बाकी लड़कियां तुमसे आगे निकल गईं? दूसरी ओर हयातो एमी से कई दफा हार चुका था। एमी कहती है कहीं तुम भाग तो नहीं रहे हयाची? नहीं, मैं बस जरा ताज़ा हवा लेने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है कि हयातो एमी से लगातार 50 बार हार चुका है। दूसरी ओर ओका की बहन उससे कहती है कि तुम भी हयातो को पसंद करने लगी हो, है ना? ओका कहती है कि नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती। कीका कहती है अरे कुछ तो होगा ऐसा जो तुम उसके बारे में पसंद करती होगी। अब शाम के वक्त ओका वहाँ से आते हुए खुद से चिल्ला कर कहती है मैं उससे कभी प्यार नहीं करने वाली। और इसके बाद वो घर आ जाती है। घर आते ही एमी उसे बताती है कि बाकी सब अभी तक वापस नहीं आए हैं और इसीलिए उनके आने से पहले ओका मस्त आराम से नहाने का डिसाइड करती है। अपने कपड़े उतारते हुए उसके दिमाग में चल रहा था कि वो हैलोवीन के लिए किस तरह के कॉस्ट्यूम डिजाइन करेगी, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलती है उसे दिखता है हयातो जो नहा रहा था और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को निर्वस्त्र देख लेते हैं और ओका की नजर हयातो के हथियार पर जाती है। सो हयातो उससे कहता है तुम अचानक ही यहाँ क्यों आ गई और प्लीज जल्दी निकलो यहाँ से। अगले ही पल में ओका बाहर आ जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है और इसके बाद किसी सोच में गुम हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ओका न्यू कॉस्ट्यूम बना रही है, लेकिन वो सही से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। उसके दिमाग में बार बार हयातो आ रहा है, आखिर मैं बार बार उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। लेकिन तभी एमी उसे डिनर के लिए बुलाने आती है। ओका का चेहरा देख एमी पूछती है अरे तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है, तुम्हें बुखार है क्या? ओका कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद एमी बताती है कि इस वक्त मैं एक एंटी हयातो वेपन पर काम कर रही हूँ, द TRI। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और ओका कहती है क्या सच में मेरा चेहरा लाल है? और डिनर के लिए जाते हुए ओका अपनी बहन की कही बात याद करती है कि तुम भी उसे पसंद करती हो, क्या सच में मैं हयातो से प्यार करती हूँ? लेकिन तभी अचानक हयातो उसके सामने आ जाता है। खाना तैयार है, चलो। लेकिन ओका उसे घूरने लगती है ये चेक करने के लिए कि क्या उसे कुछ महसूस होता है। ना, मुझे लगता है कि कीका की बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। और इसके बाद वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी एक केले के छिलके पर फिसलकर वो गिरने लगती है। सो हयातो उसे बचाने के लिए जाता है और फिर कुछ ये होता है, लेकिन हाउ, आखिर ये कैसे हुआ? हे जल्दी हटो मेरे ऊपर से। और तभी अचानक ना जाने ओका के सिर पर क्या गिरता है, जिस वजह से ओका हयातो के बेहद करीब आ जाती है। और अब ओका इस लम्हे में खुद से कहती है मैं इसे शुरू से ही पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मुझसे छोटा होने के बावजूद भी ये हमेशा खुद को ही बड़ा समझकर बातें करता था। लेकिन हयातो शर्माते हुए तुम बहुत क्यूट लगते हो, तुम्हें देख मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें खा जाऊं। और इसके बाद वो हयातो की नाक को खींचने लगती है, लेकिन तभी एमी वहां आकर कहती है तुम मेरे नए वेपन TRI में फंस चुके हो हयाची। और तभी वहां ये दोनों आती हैं और ओका को हयातो के ऊपर देखकर हैरान हो जाती हैं। ओका समझाने लगती है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी अचानक इन्हें एक साया नजर आता है, जिसे देख एमी और अकाने डर जाती हैं। भूत भूत, वहाँ भूत है। हयातो उस कमरे में देखता है और वहाँ पर कुछ नहीं होता। एमी कहती है मैंने अपनी आंखों से यहाँ पर कुछ देखा था। हयातो कहता है लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। अब इसके बाद सब लोग सो जाते हैं, लेकिन तभी कोई हयातो के कमरे का दरवाजा खटखटाता है और ये होती है अकाने। हयातो कहता है कि तुम कुछ करने के लिए तो नहीं आई हो ना यहाँ? अकाने कहती है हयातो बस
आज रात के लिए मुझे बाथरूम तक लेकर चलो। जब से एमी ने भूत की बात कही है मैं काफी ज्यादा डर गई हूँ। मैंने बाकी सबसे पूछा है लेकिन उन्होंने कहा कि वो सब बहुत थक चुकी हैं, इसीलिए अब मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हयातो कहता है कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, चली जाओ खुद। अकाने कहती है प्लीज चलो ना, वरना देर हो जाएगी। ठीक है मैं चल रहा हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि अकाने हयातो को पकड़कर कुछ इस प्रकार चलने लगती है। अब बाथरूम के बाहर हयातो कहता है मैं यहाँ इंतजार करता हूँ, तुम जाओ। अकाने कहती है कि वहीं रहना। हाँ बाबा हाँ। बाथरूम जाने के बाद अकाने कहती है कि अपने कान भी ढक लो तुम। हयातो कहता है हाँ ठीक है। लेकिन इसके बाद हयातो अकाने को डराने लगता है। जो आवाजें सुन अकाने तुरंत ही बाथरूम के बाहर आकर सीधा हयातो की आंखें फोड़ने का प्रयास करती है। हयातो उसका हाथ पकड़ के कहता है अरे माफ कर दो मुझे। लेकिन तभी इन दोनों को कुछ आवाज आती है। सो हयातो बगल वाले कमरे में चेक करता है। इसके बाद ये दोनों अंदर आते हैं। अकाने ने अभी भी हयातो को पकड़ा हुआ था और वो हयातो को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। ये आवाजें ग्रैंडमा के कमरे से आ रही हैं, इसीलिए अब हयातो दरवाजा खोलता है और वहाँ इन्हें कुछ दिखाई देता है, जिसे देख ये दोनों ही डर जाते हैं। अकाने डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है और ये आवाजें सुनकर वहाँ पर बाकी की लड़कियां भी आ जाती हैं। और अकाने की हालत देख ओका कहती है कि तुम अकाने के साथ क्या करने वाले थे। लेकिन हयातो के कुछ कहने से पहले ही रिहो उसे पकड़कर उसे कुछ इस प्रकार खींचने लगती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये आवाजें इस बिल्ली की वजह से आ रही थी। बिल्ली को देखकर ये तीनों तो उस पर फिदा हो जाती हैं। और तभी अकाने हयातो से कहती है क्या हम इसे रख सकते हैं। हयातो कहता है कि नहीं, हमारा बिजनेस खाने पीने का है, हम इसे नहीं रख सकते। लेकिन अब बाकी की लड़कियां भी हयातो से इस बिल्ली को रखने के लिए कहने लगती हैं। लेकिन तभी रिहो कहती है वो मुझे भी बिल्लियों से जरा डर लगता है क्योंकि बिल्लियां कुछ इस तरीके से लंबी हो जाती हैं। ये देखो इस बिल्ली के पैर तक नहीं दिख रहे, इतनी लंबी हो गई है। और इसीलिए अकाने कहती है कि चलो वोटिंग करते हैं। ये चारों लड़कियां बिल्ली को रखने के लिए वोट करती हैं और अब 4 के खिलाफ 2 क्या ही करते। और आखिर में अब इन्हें बिल्ली को रखना ही पड़ता है। और इसके बाद ये सभी इस बिल्ली का नाम साची को रखते हैं और इन्होंने ग्रैंडमा के नाम पर ही इस बिल्ली का नाम रखा है क्योंकि ये बिल्ली ग्रैंडमा के कमरे में मिली है। इसके बाद अगले दिन हम शिरागिकु और रिहो को एक साथ कहीं बाहर देखते हैं। रिहो कहती है साची को हयातो को कितना पसंद करने लगी है। सच में लड़कियां और बिल्लियां उसे बहुत जल्दी पसंद करने लगती हैं। लेकिन साची को एक मेल है। आगे रिहो कहती है अगर ग्रैंडमा आज जिंदा होती तो क्या वो ये बात जानकर खुश होती कि उनके ग्रैंडसन को इतनी सारी लड़कियां पसंद करती हैं। लेकिन ग्रैंडमा की बात सुन शिरागिकु को कुछ याद आता है। इन सभी की ग्रैंडमास के मेडन नेम्स, यानी कि दोस्तों इन सभी लड़कियों की जो ग्रैंडमा थी वो भी इसी तरह कैफे में काम किया करती थी। और यहाँ ये बातें करते हुए ग्रैंडमा की आंखों में आंसू आ गए थे। रिहो कहती है कि हाँ मुझे याद आया, लेकिन आखिर ग्रैंडमा उस बारे में बातें क्यों कर रही थी। और तभी हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हयातो उस बिलौटे के लिए खाना लेकर आता है। हयातो देखता है कि वो बिलौटा ग्रैंडमा के कमरे में कुछ कर रहा है, इसीलिए हयातो तुरंत ही उस बिलौटे को वहाँ से दूर कर देता है। लेकिन इसके बाद हयातो की नजर ग्रैंडमा के सामान पर पड़ती है और वो उसमें से एक तस्वीर निकालता है और उस तस्वीर को देखने लगता है जिसमें कई सारी लड़कियां थी कैफे कॉस्ट्यूम पहने हुए। तो दोस्तों यही सब हैं अकाने, रिहो, शिरागिकु, ओका और एमी की दादियां और इन्हीं के बीच है हयातो की दादी, यानी कि ये सभी भी अपनी जवानी में कैफे गर्ल्स हुआ करती थी। और इस तस्वीर के पीछे इन सभी दादियों के नाम भी लिखे हुए हैं और ये हैं वो सारी लड़कियां। तो शुरुआत में हम एक बुढ़े को देखते हैं जिसके सामने कुछ लड़कियां खड़ी हुई थी। वो उनसे कहता है मैं तुम सभी को काफी अच्छे पैसे दे रहा हूँ, इसीलिए अपना काम सही से करना, उस भद्दे से फैमिलिया कैफे को बर्बाद कर दो। और दोस्तों तुमने उस बुढ़े को पहचाना कि नहीं, कमेंट में बताओ। इसके बाद हम हयातो को देखते हैं जिसे ना जाने क्यों ओका के साथ उसके पिता से मिलने के लिए जाना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली बार जब ओका अपने घर गई थी अपनी बहन के साथ बात करने, तभी उस कमरे में उसके पापा आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं तुम दोनों किस बारे में बातें कर रही हो। सो कीका बताती है कि ये जिस कैफे में काम करती है हम उसके ओनर के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ हर कोई उसे बहुत पसंद करता है
ये बात सुन ओका के पापा कहते हैं शायद से वो बहुत मेहनती होगा। लेकिन जैसे ही ओका के पापा को पता चलता है कि कैफे के ओनर की उम्र 19 साल है और उस कैफे में जो 5 लड़कियां काम करती हैं उनमें से 3 तो उससे प्यार भी करने लगी हैं, और ये बात सुन ओका के पापा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ओका अगली बार अपने बॉस को घर पर जरूर लेकर आना। और ये सारी बातें सुन हयातो समझ जाता है कि आखिर बात क्या है। शायद से तुम्हारे पिता नहीं चाहते कि तुम इतने कम उम्र के लड़के के साथ काम करो। अगले सीन में हम हयातो को ओका के घर में देखते हैं। ओका के पापा हयातो को बैठने के लिए कहते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ओका के पिता कीका से हर वक्त यही पूछते रहे कि ओका और उसके बॉस के बीच कुछ चल तो नहीं रहा, और परेशान होकर कीका अपने पिता से ये कह देती है कि ओका अपने बॉस को डेट कर रही है और उसने बाकी की लड़कियों से भी कह दिया है कि वो उसके बॉयफ्रेंड से दूर रहें। और ये बात सुनते ही उसके पिता दरवाजा खोलकर पूछते हैं कि क्या कहा तुमने। सो ओका अपने पिता के ऊपर पानी डाल देती है और अब वो हयातो से पूछते हैं तुम और ओका कितने वक्त से साथ हो। हयातो कहता है लगभग 7 महीने। तुम फ्यूचर में क्या करने का सोच रहे हो। उसका पिता होने के नाते मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अपने भविष्य को लेकर कितने सीरियस हो। मैं शुरुआत में हर एक चीज धीरे धीरे करना चाहता हूँ ताकि ओका को अपने काम की इतनी चिंता ना रहे। अगर तुम्हारा प्लान काम नहीं किया तो अब तुम क्या करोगे। क्या ओका को निकाल दोगे। आपकी ही तरह मैं भी ओका को अपना परिवार मानता हूँ। मैंने वादा किया है कि मैं 1 साल तक चीजों को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, चाहे इस 1 साल में मुझे कुछ भी करना पड़े। इसीलिए सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप अपनी बेटी को मेरे हवाले छोड़ सकते हैं। हयातो की बातें सुन ओका के पापा सोचते हैं क्या ये ओका को अपना परिवार मानता है। कहीं इन दोनों ने शादी करने का फैसला तो नहीं कर लिया। नहीं, ऐसे फैसले ये दोनों इतनी जल्दी नहीं ले सकते। लेकिन तभी ओका कहती है पापा आपको हयातो को लेकर इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भले से ही कभी कभार हम दोनों के बीच बहस हो जाती है, लेकिन ये अपने काम को बहुत सीरियस होकर करता है और मुझे उसकी ये बात बहुत पसंद है। ये बात सुन ओका के पिता सोचते हैं तुम सच में इस लड़के की बहुत परवाह करती हो। दूसरी ओर उनकी ये बातें कीका दरवाजे के पास खड़ी होकर सुन रही थी। लेकिन तभी बगल वाला दरवाजा खोलकर उसकी दादी उससे पूछती हैं आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। सो अब कीका अपनी दादी को सब कुछ बताने लगती है। दूसरी ओर अंकल पूछते हैं अगर तुम्हारा कैफे सक्सेसफुल नहीं हुआ तब तुम क्या करोगे। हयातो कहता है इस वक्त मैंने कॉलेज से ब्रेक लिया हुआ है तो मैं फिर से पढ़ने के लिए चला जाऊंगा और ग्रेजुएट होने के बाद कोई नौकरी करूंगा। सो अब अंकल हयातो से उसका कॉलेज पूछते हैं टोक्यो यू। और ये बात सुन अंकल हैरान हो जाते हैं क्या तुम टोक्यो यू में पढ़ते हो और इस वक्त तुमने उसमें ब्रेक लिया हुआ है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ऐसा करने से रोका नहीं। हयातो बताता है कि वो अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो चुका है, जिसके बाद वो अपनी दादी के साथ रहा करता था, लेकिन कुछ वक्त पहले वो भी गुजर गईं और अब मैं उन्हीं का कैफे संभालता हूँ और मैं नहीं चाहता कि उनका कैफे बंद हो जाए। और हयातो की बातें सुन अंकल समझ जाते हैं कि भाई असली मर्द यही है जो अपना सब कुछ खोने के बाद भी अपने सपनों के लिए अपनी जी जान एक कर रहा है, ना कि दूसरे लड़कों की तरह बस लड़कियों के चक्कर में फंसा हुआ है। और इसके बाद अंकल हयातो के हाथों को थाम कर कहते हैं बेटा तुम एक सच्चे मर्द हो। कॉलेज में पढ़ने के बावजूद भी तुम इस वक्त अपनी दादी का कैफे संभाल रहे हो। मुझे तुम पर यकीन हो चुका है, मैं तुम्हें अपनी बेटी सौंप सकता हूँ। हयातो कहता है थैंक यू। लेकिन तभी उस कमरे में ओका की दादी आती हैं और हयातो को देखकर उनके हाथों से चाय के कप छूटकर टूट जाते हैं, क्योंकि हयातो के अंदर उन्हें एक अलग ही शख्स दिखाई दे रहा था और हयातो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। हयातो को देख ओका की दादी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो हयातो की ओर जाते हुए कहती हैं कितना वक्त गुजर चुका है, मुझे माफ कर दो, मैं अपना वादा पूरा ना कर सकी। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ओका की दादी भी अपने जमाने में फैमिलिया कैफे में काम किया करती थी और इनका नाम याई यामा है। और हयातो के अंदर इन्हें जो शख्स दिखाई दे रहा है वो हयातो के दादा थे, मासाहिरो। और ये बात सुनने के बाद दादी जी हयातो को एक एल्बम दिखाने लगती हैं और हयातो को पता चलता है कि वो बिल्कुल अपने दादा की तरह दिखता है, डिट्टो फोटोकॉपी। वो दादी से पूछता है क्या मेरे ग्रैंडफादर फैमिलिया कैफे चलाते थे। वो बताती हैं हाँ, मैं भी वहाँ काम किया करती थी और मासाहिरो हमेशा मुझ पर चिल्लाया करता था।
और दोस्तों, हयातो के दादा जिस कैफे को चलाते थे उसका नाम फैमिलिया था, इसीलिए हयातो की दादी ने इनके कैफे का नाम भी फैमिलिया रखा। अब इसके बाद दादी पूछती हैं, वैसे मासाहिरो ने किससे शादी की? हयातो बताता है अपनी एक कोवर्कर मात्सुशिमा साचिको से। और ये बात सुन ओका की दादी रोते हुए कहती हैं, मैं ये बात सुन बहुत खुश हूँ। आगे हयातो बताता है, मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे दादा चल बसे और इस साल मेरी दादी भी ओका और दूसरी लड़कियां उनकी बहुत परवाह करती थीं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि एक रात बहुत ज्यादा काम करने के बाद वो थक कर सो जाती हैं, लेकिन इसके बाद वो कभी नहीं उठी। मेरी दादी ने हमेशा अपनी जिंदगी को एंजॉय किया है। वैसे आपने मेरे ग्रैंडफादर के साथ क्या वादा किया था? आप कुछ देर पहले उसी वादे की वजह से माफी मांग रही थी। अब दादी बताती हैं कि वो इतना जरूरी वादा नहीं था। जब मुझे कुछ आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस की वजह से अपना काम छोड़ना पड़ा, तब मैंने उससे कहा कि मैं वापस आऊंगी, बस यही कहा था। ये बातें होने के बाद अंकल हयातो से कहते हैं, फिर से जरूर आना बेटा, और अगली बार जब तुम आओगे तो हम साथ में पियेंगे। ओका कहती है कि हयातो सिर्फ 19 साल का है, वो भी शराब नहीं पी सकता। अंकल कहते हैं, अरे तो अगली साल पी लेगा। अब इसके बाद जाते हुए ओका हयातो से कह रही थी, तुम्हें दादी के कमरे में एक फोटो मिली जिसमें पुरानी मेडन्स के नाम थे, तो शायद से वो हमारी दादियाँ होंगी, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई इत्तेफाक है। हयातो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस हमारी दादियाँ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहीं। और इसके बाद उन्होंने मेरी दादी से उनकी पोतियों को यहाँ काम पर रखने के लिए कहा, और हो सकता है कि तुम्हारे साथ एक छोटा सा कोइंसिडेंस हुआ हो, लेकिन बाकी की लड़कियों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन रिहो और अकाने ओका को ये पहले ही बता चुकी हैं कि उनके लिए भी ये एक इत्तेफाक था। हयातो कहता है, अगर ये इत्तेफाक भी हुआ तो मुझे क्या? जिस पर ओका कहती है, हो सकता है कि ये इत्तेफाक किसी वजह से हुआ हो। हयातो कहता है, तुमने जो कहा अगर वो सच है और अगर तुम सभी एक साथ इत्तेफाक से आई हो, तो कुछ वक्त में हमें पता चल ही जाएगा कि आखिर इस इत्तेफाक की वजह क्या थी। और हयातो के ये कहते ही वहाँ एक कार आकर रुकती है जो थी इस बुढ़े की। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये वही बुढ़ा है जो हयातो की दादी को परेशान किया करता था। हयातो पूछता है, तुम्हें हमसे क्या काम है? जिस पर फुआ कहता है, तुम्हें सच में दूसरों से बात करने की तमीज नहीं है। तुम जैसे जैसे बड़े हो रहे हो बिल्कुल अपने दादा की तरह होते जा रहे हो। ये बात सुन हयातो पूछता है, तुम मेरे दादा के बारे में जानते हो? क्या तुम मुझे उनके बारे में और बता सकते हो? लेकिन तभी फुआ अपने सिगार के धुएं को हयातो के मुंह पर मारकर कहता है, तुम्हारी दादी का धंधा बस खत्म होने वाला है। और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और हयातो उस पर बस गुस्सा करते रह जाता है। और इसके बाद जैसे ही ये दोनों घर आते हैं, बाकी की लड़कियां इन्हें एक बहुत ही बुरी खबर सुनाती हैं। वो बुढ़ा फुआ यहाँ आया था अपने नए कैफे के खुलने की खुशी में हमें मिठाई खिलाने के लिए। और जैसे ही हयातो फुबा के कैफे के पर्चे को देखता है, वो और बाकी लड़कियां दौड़ते हुए बीच के पास आते हैं, क्योंकि फुबा का कैफे बीच के पास खुला है और उसने अपने कैफे का नाम कैफे रेस्टोरेंट फैमिली रखा है, जो कि इन्हीं के कैफे के नाम से चुराया गया है। और ये सब उसने फैमिलिया कैफे को बर्बाद करने के लिए किया है। लेकिन हयातो यहाँ कहता है, वो इतनी आसानी से हमारे कैफे को बर्बाद नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद ये सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस कैफे में भी काफी क्यूट लड़कियां हैं। और यही है फुबा की चाल। लोगों का कहना है कि बीच के पास एक पुराने से कैफे में कुछ गॉडेसेस रहती हैं। फुबा के कैफे की वेट्रेसेस ने पूरी तरह से इनको कॉपी कर लिया है। और ये सभी लड़कियां एक साथ कहती हैं, कल से हमारा कैफे खुलने वाला है, तो आइए हमारे परिवार में इसका एक हिस्सा बनने के लिए। और ये सब होते हुए ये सभी भी देख रहे थे। यहाँ रियो कहती है, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे हयातो। लेकिन हयातो यहाँ कहता है, अब हमें दिक्कत होने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लड़कियां ये बताती हैं कि वो इस कैफे में कैसे आईं। जैसे शियागिकु उस जगह काम करना चाहती थी जहां उसके पिता की मास्टर थी, यानी हयातो की दादी। रिहो बस एक ऐसी जगह पर काम करना चाहती थी जहां उसे कोई जानता ना हो। और अकाने को समुद्र देखना बहुत पसंद है। और जब एक दिन वो समुद्र किनारे आई तो उसे पता चला कि बीच के कैफे पर लड़कियों को हायर किया जा रहा है। और एमी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। और ये बातें सुन ओका कहती है, देखा, हम सभी यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, यानी कि हम सभी के एक साथ मिलने का कोई ना कोई रीजन जरूर है। और मुझे लगता है कि हम सभी एक साथ
इसीलिए आए हैं ताकि फैमिलिया कैफे को बचा सकें। हम सभी ग्रैंडमा के अनरिलायबल सक्सेसर की मदद करने के लिए आए हैं। तभी रिहो कहती है उन्होंने हमारे कैफे के नाम के साथ साथ हमारी कॉस्ट्यूम्स और हेयर स्टाइल्स को भी कॉपी कर लिया। और इसी के साथ ओका को ये बात भी परेशान कर रही है कि उन लड़कियों का फिगर इनसे ज्यादा अच्छा है, जैसे बड़े बड़े बूबास। अब इसके बाद ये सभी लड़कियां कहने लगती हैं कि उनके कैफे का खाना कैसा होगा। हयातो कहता है क्यों ना हम इस बारे में पता लगाएं। और इसके अगले दिन हम देखते हैं कि ये सभी फूबा के कैफे में आते हैं। एमी तो एक निंजा वाला मास्क पहन कर आई है और तभी एक लड़की इनके ऑर्डर लेने के लिए आती है जो ओका की तरह है, लेकिन हयातो कहता है कि इन्हें थोड़ा और वक्त लगेगा। और ये बात सुन वो लड़की उन पर चिल्लाते हुए कहती है मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, जल्दी अपने ऑर्डर चुनो। और इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ओका कहती है अरे मैं तो इस तरीके से कस्टमर्स पर नहीं चिल्लाती। लेकिन तभी इनके पास एक और लड़की आती है और ये होती है एमी की तरह फनी कम बेवकूफ ज्यादा। और ये इन्हें बताने लगती है कुछ देर पहले जब मैं कुछ सामान खरीदने के लिए जा रही थी तब इस लड़के ने मेरे पास आकर मुझसे बात की। और इसकी बातें तो भैया एमी से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं, जो देख एमी खुद घबरा जाती है। और ऐसे ही पागलों जैसी हरकतें करने के बाद ये लड़की चली जाती है। अब इसके बाद आती है अकाने की कॉपी कैट। और इस वक्त ये दूसरे टेबल पर थी और उस टेबल पर बैठे लड़के इस लड़की को देखकर और उसकी हरकतें देखकर बहुत खुश हो रहे थे, जो देख अकाने गुस्से में उस ओर जाने लगती है। मैं ऐसी हरकतें नहीं करती, लेकिन एमी उसे रोक लेती है। अब इसके बाद यहाँ आती है शिरागिकू की कॉपी कैट और शिरागिकू उससे पूछती है यहाँ खाना कौन बनाता है। और ये बात सुन ये लड़की कहने लगती है मुझे नहीं पता, मैं तो बेवकूफ हूँ। और अपनी कॉपी कैट को देखकर शिरागिकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद रिहो की कॉपी कैट आकर इन्हें बताती है कि कई सारी डिशेस हम खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ डिशेस हमारे ओनर की एक कंपनी में से आती हैं। समझिए आप, फॉर्मर जीनियस चाइल्ड स्टार सुकीशिमा रिहो हमारे कैफे में आपका स्वागत है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी बीच पर होते हैं और यहाँ रिहो बताती है कि जो लड़की रिहो की कॉपी कैट है वो एक आइडल है जो अक्सर टीवी पर दिखाई दे जाती है और उसकी ही वजह से फूबा का कैफे ट्रेंडिंग में आ चुका है। और यहाँ उनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो भी इनके कॉस्ट्यूम से बेहतर हैं क्योंकि वो ज्यादा अच्छे मटेरियल से बने हैं। और कॉफी को बनाने में वो जिन बीन्स का इस्तेमाल करते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होती है, जिस वजह से कॉफी भी बहुत अच्छी बनती है। और उनके खाने के मेन्यू में सबके लिए कुछ ना कुछ था, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए। और यहाँ ये सभी लड़कियाँ इन्हीं सब बातों से बहुत दुखी हो जाती हैं। और इस बात को हयातो भी समझ चुका था कि वहाँ जाने से इन सभी को अपने अंदर बहुत कमियां नजर आने लगी हैं। और मैं ये बात भी मानता हूँ कि वो सारी वेट्रेसेस आज नहीं तो कल अपने पर्सोना को नेचुरल कर लेंगी। और इसी के साथ उनका कैफे भी हमारे कैफे से 3 गुना बड़ा है। इसी के साथ वहाँ पर और भी कई सारी सुविधाएं हैं। शायद से उनके खिलाफ जीत पाना हमारे लिए नामुमकिन है। और शायद इसी वजह से मेरी ग्रैंडमा हमेशा उस आदमी के सामने झुकी रहती थी, क्योंकि वो हमेशा से जानती थी कि अगर उन्होंने उससे कुछ कहा तो वो कुछ ऐसा ही करेगा। और शायद मुझे भी अपनी ग्रैंडमा की तरह उस आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन तभी ओका कहती है हम इस तरीके से हार नहीं मानेंगे, मैं और भी ज्यादा क्यूट हैलोवीन ड्रेसेस बनाऊंगी। और ओका के साथ साथ बाकी की लड़कियों को भी खुद पर पूरा भरोसा होता है कि क्वांटिटी के मामले में ना सही लेकिन क्वालिटी के मामले में हम उनसे बेहतर हैं। और यहाँ इन सभी लड़कियों को इतना जोश में देखकर हयातो हैरान था और उसके दिमाग में तभी ओका की बात आती है। हम सभी एक साथ आए हैं ग्रैंडमा के कैफे को बचाने के लिए। हम यहाँ ग्रैंडमा के अनरिलायबल सक्सेसर की मदद करने के लिए आए हैं। यहाँ ये सारी लड़कियाँ उनका सामना करने के लिए तैयार होती हैं, जो देख हयातो भी मुस्कुरा कर कहता है हम जीतेंगे। और अब आखिर में हयातो अपनी दादी से कहता है माफ करना ग्रैंडमा, लेकिन अब मैं इस कैफे को अपने तरीके से बचाऊंगा। हमें कैफे रेस्टोरेंट फैमिली का सीन दिखाया जाता है। कैफे अंदर से कस्टमर्स से भरा हुआ था और अब हमें इंट्रोडक्शन मिलता है। इस लड़की का नाम आजुमा वैलेंटीना है और इस लड़की का मोइमी सोया और इस लड़की का हिकिरू योशिनो और इसका ताकासाकी माओ और इसका रिरिका चियोदा। और हाँ, इनके कैफे के बाहर भी काफी भीड़ लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर फैमिलिया कैफे में लोग बहुत कम आ रहे थे। यहाँ हयातो पूछता है क्या तुम्हारे हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स बन चुके हैं? वो कहती है हाँ,
लेकिन मैं उन्हें शिरागिकू के न्यू मेन्यू के साथ रिवील करने का सोच रही हूँ। लेकिन शिरागिकू को थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन तभी एमी एक बड़ा अजीब सा मास्क पहनकर आती है, इसीलिए हयातो उसे डांट देता है। बेचारी एमी। अब रात में खाना खाते हुए शिरागिकू कहती है, मैंने मेन्यू में कुछ नए आइटम्स जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारे कैफे का मेन्यू हमेशा से ज्यों का त्यों रहा है, क्योंकि इस मेन्यू को हयातो की दादी ने बनाया था, जो कि एक 3 स्टार शेफ थी। सो अकाने शिरागिकू से कहती है, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं ये सारी बातें हयातो बस चुपचाप सुन रहा था। अब इसके बाद जब शिरागिकू कुछ काम कर रही थी, तभी हयातो उसके पास आता है और हमें पता चलता है कि शिरागिकू काफी सारे न्यू आइटम्स बनाने की कोशिश कर रही है। सो हयातो उससे कहता है, तुम अपनी पूरी कोशिश तो कर रही हो, लेकिन खुद को कुछ वीडियो में कैद करके। मैं तुमसे काफी वक्त से कोई ऐसी डिश बनाने को कह रहा हूँ जो लोगों को पसंद आए, लेकिन तुम हमेशा ग्रैंडमा की पुरानी डिशेस के नए वर्जन बना रही हो। मैं जानता हूँ तुम ग्रैंडमा को सबसे ज्यादा एडमायर और रिस्पेक्ट करती हो, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि तुम उनके कैफे में कुछ भी अपनी बनाई हुई नई डिशेस को जोड़ना नहीं चाहती। लेकिन तुम खुद जरा इस मेन्यू को देखकर बताओ कि क्या लोग इसे देखकर अट्रैक्ट होंगे। शिरागिकू कहती है, लेकिन ये मेन्यू ग्रैंडमा ने बनाया था। हयातो कहता है, अगर ग्रैंडमा ने डिशेस में थोड़े चेंजेस किए होते तो हमारा कैफे काफी ज्यादा पॉपुलर होता, लेकिन वो किसी भी चीज को बदलना नहीं चाहती थी। उन्हें वो नॉर्मल सी जिंदगी ही बहुत सुकून देती थी, जिसमें वो कुछ पैसे कमाकर अपने पोते के साथ वक्त बिताती। लेकिन अब हमें इसे बदलना होगा, क्योंकि अब हमारे फैमिलिया कैफे को एक नए और यूनिक मेन्यू की जरूरत है। और मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन तुमने खुद को कुछ इस कदर जंजीरों से बांधा हुआ है कि तुम उनसे चाहकर भी निकल नहीं पा रही। सो शिरागिकू कहती है, आखिर मैं ग्रैंडमा के मेन्यू को कैसे बदल सकती हूँ, ये उनका कैफे है। सो हयातो कहता है, ये मेरा कैफे है। जब मैंने इस कैफे को संभालने का जिम्मा उठाया तो मैंने ये तय किया कि मैं इस कैफे को अपने हिसाब से बदलूंगा। इसीलिए अगर तुम यहाँ रहकर मुझे सपोर्ट करना चाहती हो, तब इस कैफे का मालिक होने के नाते मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मुझे दिखाओ कि तुम में कितनी काबिलियत है, या फिर तुम यहाँ सिर्फ ग्रैंडमा के मेन्यू को कॉपी करने के लिए आई थी। और अब शिरागिकू याद करती है कि किस तरह वो ग्रैंडमा के पास आई थी उनसे सब कुछ सीखने के लिए। और तभी यहाँ बाकी की लड़कियां भी आ जाती हैं और इन्होंने सब कुछ सुन लिया है। और यहाँ रिहो शिरागिकू से कहती है, तुम्हें खुद को पीछे नहीं धकेलना चाहिए, तुम जो करना चाहती हो तुम्हें वो करना चाहिए। तभी ओका कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि ग्रैंडमा को भी तुम्हारी न्यू डिशेस बहुत पसंद आएंगी। और इसके बाद अकाने और एमी भी शिरागिकू को मोटिवेट करती हैं, जिसके बाद शिरागिकू अपना 100% देने के लिए तैयार हो जाती है। और अब हयातो मुस्कुराकर कहता है, अब हमें चलना चाहिए। शेफ शिरागिकू को अपनी नई डिश जो बनानी है उनके जाने के बाद शिरागिकू हमें बताती है, मेरे पिता ने ग्रैंडमा से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि ग्रैंडमा स्पेन के एक रेस्टोरेंट में 3 स्टार शेफ थी और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। लेकिन ग्रैंडमा कुकिंग की ये दुनिया दिन ब दिन आगे बढ़ रही है, और इसीलिए मैं भी इस नई दुनिया में कदम रखकर हयातो की मदद करना चाहती हूँ। वहीं दूसरी ओर हम रिहो को देखते हैं, जो कुछ सोच रही थी। अकाने पूछती है कि क्या हुआ, वो कहती है कुछ नहीं। लेकिन रिहो सोच रही थी कि शिरागिकू हयातो के लिए वो सब कुछ कर रही है जो वो कर सकती है, इसीलिए मुझे भी कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जो सिर्फ मैं कर सकूं। अब मुझे हिम्मत दिखानी होगी। अगले दिन हमें सब्जियों की एक दुकान दिखाई जाती है, जहाँ रिहो सब्जियां खरीदने के लिए आई थी। लेकिन तभी वहाँ आ जाती है चियोदा रिरिका और वो पूछती है, सेनपाई आप यहाँ क्या कर रही हो? रिहो कहती है, मैं डिनर के लिए शॉपिंग करने आई हूँ। रिरिका कहती है, आपके पास सब्जियाँ खरीदने के लिए कम पैसे होंगे है ना, क्योंकि आपके कैफे में तो अब कस्टमर्स ही नहीं आ रहे। सो रिहो कहती है, अभी तुम्हें जितना खुश होना है हो लो, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि तुम्हारी सेनपाई क्या कर सकती है। रिरिका कहती है, आप बचपन में तो कुछ नहीं कर सकी, तो अब क्या करोगी? ये बात सुन रिहो उसकी ओर अपनी नजरें करती है। सो रिरिका कहती है, मुझे इस तरह मत घूरो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शिरागिकू ने काफी सारी न्यू डिशेस बना ली हैं। ये देख हयातो कहता है, सच में मैं इतनी सारी डिशेस देखकर हैरान हो गया, तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है ना? वो कहती है, हाँ, लेकिन इसमें अकाने ने भी मेरी बहुत मदद की है। वैसे शिरागिकू के नए मेन्यू आइटम का नाम है पिंचो और शिरागिकू इसे प्रीमावेरा नाम देती है। हयातो
क्या हम इन्हें फैमिलिया कैफे में बेच सकते हैं? वो कहता है हाँ बिल्कुल। और ये बात सुन शिरागिको खुश हो जाती है, लेकिन अब इन्हें अपनी इस डिश के लिए एक रीजनेबल प्राइस रखना है। लेकिन इसके बाद हयातो पूछता है कि वैसे रिहो कहाँ है? शिरागिको बताती है पता नहीं। शॉपिंग करने के बाद वो जैसे ही आई वो फिर से बाहर चली गई। लेकिन तभी वहाँ रिहो आती है अंकल आंटियों को लेकर। हयातो ये सब देख हैरान होता है। सो रिहो कहती है अब मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि एक सुपर जीनियस चाइल्ड स्टार आखिर क्या कर सकती है। दूसरी ओर हमें फैमिली कैफे रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहाँ रिरिका अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए अपने कैफे का प्रमोशन कर रही थी। और लाइव स्ट्रीमिंग खत्म करने के बाद उसकी दोस्त कहती हैं सच में एक आइडल के लिए जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल भरी होती है और रिरिका इस कैफे को पॉपुलर बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। लेकिन इसी के साथ वो फैमिलिया कैफे को बर्बाद करने की भी पूरी कोशिश कर रही है और ये इनका कॉन्ट्रैक्ट है उस बुढ़े फूबा के साथ। और यहाँ रिरिका इस कैफे को पॉपुलर बनाकर खुद भी ज्यादा पॉपुलर होना चाहती है ताकि वो एक बड़ी आइडल एजेंसी में जा पाए और वो रिहो जैसी एक भद्दी सी जिंदगी नहीं जीना चाहती। लेकिन तभी आजुमा वहाँ आकर इन्हें एक पूरी खबर सुनाती है। फैमिलिया कैफे में बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। सो रिरिका वहाँ आकर देखती है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। सो माहो उसे आकर बताती है जरा ये देखो आज की न्यूज। वो चाइल्ड सुपरस्टार जो अंधेरी दुनिया में कहीं गुम हो गई थी वो अब एक कैफे में काम कर रही है। और इसके बाद होता है रिहो का इंटरव्यू। हाँ ये सच है कि मैंने छोटी उम्र में ही टीवी पर काम करना बंद कर दिया, लेकिन इसके बाद जिंदगी जीने के लिए पैसे तो कमाने ही थे, इसीलिए मैं इस फैमिलिया कैफे में काम करने लगी। और अब ये सब देख रिरिका परेशान होने लगती है। इंटरव्यू में शिरागिको बताती है कि उसे नए मेन्यू के लिए रिहो ने ही मोटिवेट किया और उसी का रिजल्ट है ये न्यू डिश प्रीमावेरा। और यहाँ न्यूज में रिहो को देखकर रिरिका को समझ नहीं आता कि आखिर ये इतना कुछ क्यों कर रही है और ये सब करते हुए आखिर ये इतना कैसे चमक रही है। और इसी के साथ इन सभी ने ओका की बनाई हुई नई हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स भी पहन रखी हैं। और न्यूज में रिहो के इंटरव्यू की वजह से अब इनके कैफे के बाहर काफी भीड़ लगी हुई है। और ये इंटरव्यू लिया है इस आदमी ने जिसने पिछले सीजन में रिहो को बीच पर पहचान लिया था और इसका नाम नोमुरा है फ्रॉम TTS TV। और वो यहाँ रिहो का इंटरव्यू लेने आया है कि आखिर क्यों एक फॉर्मर जीनियस सुपर चाइल्ड स्टार एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब क्यों करने लगी। और अब प्रेजेंट में रिहो हयातो से कहती है अब कैफे खोलने का वक्त हो गया है तो कुछ काम करें मास्टर। हयातो कहता है माफ करना मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ा। रिहो कहती है अगर तुम सच में मुझसे माफी मांगना चाहते हो तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। हाँ लेकिन अभी नहीं, पहले हम इस लड़ाई को जीत लें उसके बाद। और इसके बाद ये सभी लड़कियां कैफे में कस्टमर्स का स्वागत करती हैं। अब ऐसे ही 3 हफ्ते गुजर जाते हैं और अब फैमिलिया कैफे कस्टमर्स से भरा रहता है। और यहाँ ओका के हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स की भी खूब तारीफ हो रही थी और शिरागिको के प्रीमावेरा बहुत तेजी से बिक रहे थे। और एमी हमेशा की तरह अजीब सी हरकतें करके सभी को हंसा रही थी। और इतने सारे कस्टमर्स आने की वजह से हयातो को भी बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। और यहाँ अकाने बताती है कि जो लोग यहाँ रिहो की वजह से आए वो शिरागिको के खाने की वजह से यहीं रुक गए और इसी तरह हमारे कैफे में इतने सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। लेकिन अकाने यहाँ ओका के कॉस्ट्यूम और एमी के फनी होने की बात तो भूल ही गई। और इस वक्त रिहो कैफे में काम नहीं कर रही है क्योंकि अगर उसके पुराने फैंस को पता चल गया कि रिहो इस कैफे में है तो वो कैफे के बाहर भीड़ लगा लेंगे। इसीलिए बाहर इन्होंने एक नोटिस लगा रखा है कि रिहो एक छोटे से ब्रेक पर है। दूसरी ओर रिहो जो रिरिका की लाइव स्ट्रीम देख रही थी, रिरिका अपने फैंस को बुला रही थी क्योंकि उनके कैफे में अब कम कस्टमर्स आ रहे हैं। प्लीज आप सभी हमारी मदद कीजिए। और इसके बाद हम रिरिका को देखते हैं जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग होने के बाद उसके दोस्त फैमिलिया कैफे से प्रीमावेरा लेकर आते हैं। सो रिरिका उनसे कहती है आखिर हम हमारे राइवल की खुशी में कैसे शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं कि अब इनके कैफे में बहुत कम कस्टमर्स आ रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन्हें जल्द ही रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ेगा। और सोशल मीडिया पर इनकी सर्विस की भी काफी बुराई की जा रही है। इसीलिए ये सभी आपस में विचार करने लगती हैं कि किस तरह इनके कैफे को बेहतर बनाया जा सकता है क्योंकि इस कैफे के ओनर फूबा को इसके काम से कोई लेना देना ही नहीं है।
इसीलिए माओ रिरिका से कहती है, इस कैफे की वजह से तुम्हारे काफी फॉलोवर्स बढ़ चुके हैं। अगर तुम चाहो तो कैफे का काम छोड़कर अपने लिए एक अच्छी सी एजेंसी ढूंढ सकती हो। लेकिन रिरिका कहती है, अगर मैंने इस वक्त कैफे को छोड़ दिया तो मुझे लगेगा जैसे मैं हार गई हूँ। मैं त्सुकिशिमा रिहो से नहीं हारना चाहती। बचपन में वो एक चमकता सितारा थी और अब फिर से वो अपनी चमक को वापस पा रही है, लेकिन मैं उससे हारना नहीं चाहती। लेकिन अगले ही पल में रिरिका ये देखकर हैरान हो जाती है कि उनके कैफे में रिहो आती है अपने कैफे के कुछ पीमा वैरा लेकर। रिरिका कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम लोग इस वक्त बहुत बिजी हैं। रिहो कहती है, देखकर तो नहीं लगता। लेकिन इसके बाद रिहो बिल्कुल अलग ही ढंग से बात करना शुरू करती है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे कहने से ही तुम्हारे फैंस कहीं पर भी आ जाएंगे? तुम्हारे खूबसूरत होने का मतलब ये नहीं कि तुम गाने और एक्टिंग करने में अच्छी हो। तुम बस अपने आप को कुछ ज्यादा ही बेहतर समझने लगी हो क्योंकि तुम्हारे सोशल मीडिया पर कुछ फॉलोअर्स हैं। वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ। रिहो कहती है, बच्चों की तरह बातें करना बंद करो। रिरिका कहती है, मैं बच्चों की तरह बातें नहीं कर रही। मेरे फैंस मुझे बहुत पसंद करते हैं। मेरे भी ऐसे कई सारे फैंस थे, लेकिन अब जरा मेरी ओर देखो। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तुम्हें समझ आएगा ये सारी चीजें करना बिल्कुल बेफिजूल है। सो अब रिरिका की दोस्त कहने लगती हैं, तुम क्या जानो कि वो कितनी मेहनत करती है। वो हर दिन 2 वीडियोस अपलोड करती है। वो अपनी सिंगिंग को सुधारने की भी प्रैक्टिस करती है। सो रिहो कहती है, मजाक करना बंद करो। अगर सिर्फ मेहनत करके तुम सब कुछ हासिल कर लेते तो शायद से मजदूरी इस दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर प्रोफेशंस में से एक होती। मुझे लगता है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि तुम जब तक चीजें समझ पाओगी तुम्हारे फैंस तुम्हें छोड़कर जा चुके होंगे। और ये कहने के बाद रिहो वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है। लेकिन तभी रिरिका कहती है, नहीं वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे फैंस मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और वो मेरी बहुत परवाह भी करते हैं। और आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी ज्यादा मेहनत करती हूँ। और वो यहाँ रोने लगती है। सो रिहो कहती है, बच्चों की तरह रोना बंद करो। लेकिन तभी रिहो ये देखकर हैरान हो जाती है कि रिरिका के चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग अभी भी ऑन होती है। सो अब रिहो रिरिका से कहती है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी रेपुटेशन कितनी खराब होगी तुम्हें पता भी है? और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके जाते ही रिरिका अपनी लाइव स्ट्रीम देखती है। उसे लग रहा था अब सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि उसने जो जो कहा है वो सब कुछ उसके फैंस ने सुन लिया है। लेकिन इसके बाद वो कमेंट्स देखती है। कमेंट्स में हर कोई रिहो की बुराई कर रहा था कि वो तो अच्छे बनने का नाटक कर रही थी, वो कितना बुरा व्यवहार करती है। आज हमने उसका असली चेहरा देख ही लिया। और जैसे ही वो ये देखती है वो कहती है, कमेंट्स में हर कोई रिहो की बुराई कर रहा है। और ये सुन मोइमी कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि त्सुकिशिमा रिहो को सब कुछ पहले से ही पता था, इसीलिए वो यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। और ये बात सुन रिरिका हैरान हो जाती है। इसके बाद रात में हयातो रिहो को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है, जो कुछ भी हुआ मैंने वो देखा। रिरिका अपनी चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग को ऑफ करना भूल गई और अब उसके फैंस उसे काफी सपोर्ट कर रहे हैं। सच में तुम्हें आखिर ऐसी बेवकूफी करने की क्या जरूरत थी? रिहो कहती है, माफ करना, मुझे पता नहीं था कि वो लाइव स्ट्रीमिंग ऑन है। मेरी वजह से कैफे में फिर से कस्टमर्स आना कम हो जाएंगे, है ना? हयातो कहता है, हाँ मैं ये जानता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी इस साइड से कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद वो रिहो का सिर सहलाते हुए कहता है, आखिर मैं एक सुपर जीनियस चाइल्ड स्टार से इतनी तो उम्मीद रख ही सकता हूँ। और ये बातें सुन रिहो समझ जाती है, ये सब कुछ जानता था, ये हमेशा से मेरे बारे में सब कुछ जानता है। ऐसे ही जिस दिन रिहो का बर्थडे था सभी लोग उसे काफी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और जब रिहो पूछती है कि आखिर उन्हें उसके बर्थडे के बारे में पता कैसे चला, तब बाकी की लड़कियां कहती हैं कि उन्हें हयातो ने बताया। और हयातो को रिहो के बर्थडे के बारे में उसके रिज्यूम से पता चला। और सच कहूँ दोस्तों, ये लम्हा बहुत खूबसूरत था। और अब रिहो मन में कहती है, ये हमेशा मेरे बारे में कितना सोचता है। और इसके बाद रिहो कहती है, अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। हयातो कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और दोस्तों इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। सो अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना और कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। और तुम्हें क्या लगता है कि रिहो ने रिरिका की मदद करके सही किया या गलत? मेरे हिसाब से तो गलत किया। तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर देना। और हाँ, इन द एंड सायोनारा।